Good morning. Now, today we start with the amendment notification which was issued by the Ministry of Company Affairs, which changed some of the accounting standards. ठीक है. Now, this is what the ICAI has announced कि ये क्या है, अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कौन कौन से अमेंडमेंट, कहाँ कहाँ पे हमारे अमेंडमेंट्स हैं? ES 2 में है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ES 4 में है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ES 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ES 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ES 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, ES 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिविडेंड वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ और चेंज है. डिविडेंड वाला तो ES 4 का अमेंडमेंट है, उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट यहाँ भी आएगा, बट यहाँ पे ES 21 में कुछ और चेंज है. देन फिर ES 29 प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस हैं. ठीक, अब इसमें हमारे को ये पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. Amendment for May 17 exam. Amendment for May 17 exam. ठीक, तो हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट जो चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज है? 2, 4, 6 भी है वैसे तो बोलो तो. 2, 4, 6, 10, क्योंकि 6 डिलीट हो गया. 10, 13, 14, 21 एंड 29. तो हमारे जो टोटल चेंजेस हैं, पढ़ाने वाला इसमें से 8 हैं. क्या है यहाँ पे चेंजेस? फर्स्ट है राइट, फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉलोइंग ES वर चेंज्ड बाय MCA. MCA stands for Ministry of Corporate Affairs on 30th March 2016 by way of notification. तो यहाँ पे किन किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज किया गया? पहला है ES 2. ES 2 इज वैल्यूएशन. ES 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. देन सेकेंड इज ES 4 contingencies and events occurring after balance sheet date. देन अब इसमें थर्ड
ES 6 में लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन, देन इसके बाद में ES 10। अब हम ES 10 क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, property plant and equipment. Then ES 13 investment accounting. Then ES 14 accounting for amalgamation, accounting for amalgamation. Then ES 21, this is consolidated financial statement, consolidated financial statement. Then ES 29 क्या है? Provision, contingencies, contingent liability and contingent assets. ठीक, so provisions, contingencies, contingent liability and contingent assets. And before starting with these changes, थोड़ा सा ES 10 थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करके लेता हूँ मैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ property plant and equipment should be recognized as asset if and only if, कब हम property plant and equipment, ये हमारा ES 10 की जगह जो स्टैंडर्ड आया है पुराने फिक्स एसेट की जगह पे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया है उसमें वो क्या बोल रहे हैं? दैट द कॉस्ट ऑफ PPE शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एसेट। रिमेंबर, खर्चे और एसेट में क्या फ़र्क है? एसेट के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, एसेट के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो यहाँ पे क्या आया? कॉस्ट ऑफ PPE शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एसेट इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल अराइज और फ्लो टू एंटरप्राइज, कि उससे फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है, एंड द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये कंडीशन कहाँ दी हुई है? ये है ES 10 में। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक, तो क्या होने वाला है? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, एंड द कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इज इट क्लियर? देन अब इसके बाद में जो इसका इनिशियल रिकग्निशन है, दैट इनिशियल रिकग्निशन ऑफ PPE शुड बी एट कॉस्ट बट सब्सिक्वेंट रिकग्निशन विल बी एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ठीक, नाउ अब इसमें जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा?
परचेज प्राइस नेट ऑफ डिस्काउंट बट इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जिसका सेनवैट क्रेडिट मिल गया वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। देन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू वर्किंग कंडीशन, देन initial estimate of cost of dismantling and removal of the item and restoration of site. So dismantling removal में जो खर्चा होने वाला है, site restoration expenses, this is coming in initial cost। ये मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इस AS 10 की वजह से दो जगह अमेंडमेंट है, ठीक। AS 2 में अमेंडमेंट है और AS 29 में अमेंडमेंट है। इज इट क्लियर? ठीक। तो ये जो AS 10 वाला अमेंडमेंट है वो तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने 3 लेक्चर लगाए हैं, ठीक। एंड उसमें हमने टोटल पेजेस मैंने लिखाया था वो 15 पेजेस तो मैंने यहाँ पे करवाए हैं, ठीक। नाउ अब इसमें ठीक, चलो। सो व्हाट इज टू बी डन हियर इन दिस सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं अपने जो हमारे को चेंजेस यहाँ पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस हमें पढ़ने हैं उस पे आ जाता है। पहला है वैल्यूएशन ऑफ, AS 2 में चेंज है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब जो हमारा पुराना AS 2 था, ठीक, आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ठीक। यहाँ पे पोजीशन क्या थी कि जो पुराना AS 2 था, इट यूज टू इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स इन इन्वेंट्री। हम बोला भी करते थे कि स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री पड़ी है हमारे पास। शायद तो भी तुमने टर्म यूज़ करा हो या फिर बैलेंस शीट्स में कहीं लिखा हुआ देखा हो कि क्या है हमारे पास, स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री है, स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक। तो अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं AS 2 की वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सो व्हाट इट यूज टू से, व्हाट इट यूज टू से कि इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स इन्वेंट्री, स्पेयर पार्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री except for those spare parts which are specifically for one asset only, मीन्स किसी एक एसेट के लिए हमने ईयर मार्क करके रखे हुए हैं, उन एसेट के लिए। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर तुम बात करो कुछ, अगर से इफ आई टॉक अबाउट पेन, पेन के लिए जो रिफिल लग रही है ये इसी पेन में यूज होती है, ये कॉमनली यूज नहीं होती। अब जो मैंने इसमें मेरे पास में रिफिल्स पड़ी हुई हैं, अब अगर मैं इस पेन को फिक्स एसेट मानूं, क्या मैं इसको फिक्स एसेट मान सकता हूं? क्या होना चाहिए इससे? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो जितने में मैंने पेन खरीदा, इट कैन बी मेजर्ड, ड्यूटीज टैक्सेस सब मिला के दिस विल बी द टोटल कॉस्ट ईयर। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हेन इट कम्स टू द एसेट, इससे मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है एंड इसकी कॉस्ट में रिलायबली मेजर कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए एसेट हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? इट कैन बी ट्रीटेड एज PPE। ठीक। फिर वहां पे है कि अगर कुछ छोटे मोटे नेग्लिजिबल वैल्यू के आइटम है तो उनको सबको हम एक साथ क्लब कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक, दैट कैन बी डन। अभी पेन जब मैंने खरीदा, ये एक्चुअल में पेन की कॉस्ट आती है 3000 रुपये, बट अगर तुम यूज़ करो तो तुम्हारे लिए ये 10 रुपये के पेन की कीमत है, क्योंकि नॉर्मल पेपर पे लिखोगे, नॉर्मल पेपर पे होता है, बट इससे वह लैपटॉप पे आता है एंड इसमें
जो भी लगा हुआ है सेंसर है और ये जो टैब है इसका सेंसर है, दोनों सेंस करके इज यूज्ड। ठीक, तो अब मेरे को इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। वे दोनों आए, टैब और ये आया साथ में, एंड ये बहुत रिसर्च करने के बाद में आई एम यूजिंग दिस। मैंने सब वो टच स्क्रीन, लैपटॉप और ये सब यूज़ करके देखा फाइनली। क्योंकि क्या होता है, लिखने में जो पेन पेपर वाली कन्वीनियंस है या जो फील है वो नहीं आता। सब यूज़ करके मैंने उसमें 1.5-2 लाख रुपया खर्च करा, अलग अलग चीज़ें खरीदी, यूज़ करके देखा, एंड फाइनली क्या करा, जो चीज़ इसकी कीमत है रिलेटिवली बहुत कम बट मेरे लिए कन्वीनियंट है, हाँ ठीक है, कुछ रिकरिंग कॉस्ट है, लेट इट बी, पेपर और पेन की रिफिल की रिकरिंग कॉस्ट है, बट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी। सो अब अगर मैं बोलूँ कि ये पेन मेरे लिए फिक्स एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट है अगर मेरा, तो इसकी जो रिफिल है वो इसके स्पेयर पार्ट्स है ना, इसके रिफिल्स क्या हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं। कहाँ यूज़ हो सकते हैं, सिर्फ इसी पेन के साथ में यूज़ हो सकते हैं। देन इट विल बी, पुराना AS2 क्या बोलता था, इनको हम क्या मान लेंगे, फिक्स एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दो जो स्पेयर पार्ट्स रखे हैं। बात समझ में आई? जो इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स हैं दे विल बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। ठीक, मतलब कौन से, जो एक स्पेसिफिक एसेट के लिए यूज होते हैं और जिनका यूज इर्रेगुलर है, उनको छोड़ के बाकी जितने स्पेयर पार्ट्स हैं उनको हम क्या ट्रीट करेंगे, इन्वेंट्री ट्रीट करेंगे। उनको क्या ट्रीट करेंगे, इन्वेंट्री ट्रीट करेंगे। ठीक, अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है, एक रेगुलर यूज़ वाली स्पेयर पार्ट्स है, ठीक, मशीन्स में नट बोल्ट ये सब चीज़ें, पाने, ये सब बहुत सारी मशीनरीज के साथ में हम स्पेयर पार्ट्स रखते हैं। स्पेयर पार्ट की इन्वेंट्री कुछ चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं ये सब हैं, ये कॉमनली भी यूज़ हो जाते हैं। इज इट क्लियर? और कुछ स्पेसिफिक एसेट के साथ में ही यूज़ हो पाते हैं। तो पुराना AS2 क्या बोलता था, जो इन्वेंट्री जनरल यूज़ की, जो स्पेयर पार्ट्स जनरल यूज़ के नहीं है, जिनका यूज़ इर्रेगुलर है, ठीक, उनको छोड़ के जितने स्पेयर पार्ट्स हैं उन सबको हम कहाँ लेके जाएंगे, इन्वेंट्री में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाना है उन्हें, इन्वेंट्री। AS2 उनसे डील करेगा। ठीक, बिफोर कमिंग टू द चेंज, मेरे को यहाँ पे कोई फंडामेंटल एरर बताओ इसमें। फंडामेंटल एरर बताओ इस अकाउंटिंग में। यहाँ पे फंडामेंटल एरर क्या है, किसको इन्वेंट्री बोलते हो, दिस इज हेल्ड फॉर सेल, विच इज हेल्ड फॉर सेल। मैंने इस पेन के रिफिल खरीदे, दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदे, यूज करने के लिए खरीदे। इज दिस पॉइंट क्लियर? किस लिए खरीदे, यूज करने के लिए खरीदे, बेचने के लिए नहीं खरीदे। तो अगर कोई चीज़ तुम बेचने नहीं जा रहे हो, देन व्हाई इट शुड बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। पर दिक्कत क्या थी, पहले हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या था, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या आता था, जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो, और जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं उन सबको हम क्या लेंगे, फिक्स एसेट लेंगे। अब इसमें जो टूल्स हैं इन सब की तो लाइफ, ये सब टूल्स, डाइज, ये सब स्पेयर पार्ट्स, इनकी लाइफ तो 1 साल से कम भी हो जाती है ना, 1 साल से ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक, तो
तो अब यहाँ पे अब वो जो टूल्स हैं उनको क्या इंडिविजुअली फिक्स एसेट बोलोगे तो बड़ी दिक्कत है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो वहाँ पे अब वो क्या करते थे, ये जो स्पेसिफिकली यूज होते थे विद द फिक्स एसेट, हम उसको उसी फिक्स एसेट की कॉस्ट में उसको इंक्लूड कर देते थे, बट स्पेयर पार्ट्स अलग से फिक्स एसेट में नहीं आया करता था। बात समझ में आई? जो पुराना AS2 क्या था कि अगर ये रिफिल मैंने पेन के साथ में खरीदे, इसके साथ में 5 रिफिल आए थे, ठीक, तो अब क्या हुआ कि वो जो 5 रिफिल की जो कॉस्ट है वो मैंने इस पेन की कॉस्ट में ही इंक्लूड कर डाली। दिस वाज द ट्रीटमेंट। और जो ऐसा नहीं हो सकते थे, जनरल टूल्स थे, स्पेयर पार्ट्स थे, उनको अब क्या करोगे? वो तो किसी एक एसेट के लिए नहीं है ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? उनका यूज इरेगुलर भी नहीं है, रेगुलर उसमें यूज हो रहा है। अब उनको किसके साथ में इंक्लूड करोगे? स्पेयर पार्ट्स फिक्स एसेट में हेडिंग नहीं बनता था, तो क्या करते थे हम उसको स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी बोलते थे और उसको कहां ले आते थे? AS2 में लेके आते थे। बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? देन अब यहां पे नया AS2 क्या बोलता है, चेंजिंग क्या करा गया है कि दोज स्पेयर पार्ट्स विच आर ट्रीटेड एज property, plant and equipment as per AS10 will not be regarded as inventory. Is it clear? अब यहाँ पे क्या AS10 स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री PPE में इंक्लूड करता है? तो हमने ये पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ठीक, स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या होता है? हम साथ में रखते हैं कभी भी जिसकी जरूरत पड़ सकती है। दीज आर स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ठीक, हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करा, क्या करते थे हम फर्स्ट उसमें, ये सब हम पढ़ चुके हैं सब पढ़ चुके हैं, एंड इसलिए मैं अब इसके साथ में इसको रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि जब ये AS10 समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली AS2 का चेंज समझ में आ जाएगा। ठीक, मेजर स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या करेंगे? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज PPE एंड टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। जिनकी लाइफ, ये पॉइंट नंबर 29 वहां पे उसमें, ठीक। देन स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट विच कैन बी यूज्ड ओनली इन connection with particular item of PPE, non interchangeable items। तो पहले क्या बोलता था पुराना AS2, क्या बोलता था? इस तरीके के जो किसी एक स्पेसिफिक एसेट के साथ में ही यूज करे जा सकते हैं, सिर्फ उनको क्या बोलता था? उनको फिक्स एसेट में इंक्लूड करते थे। क्या हुआ? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज PPE एंड depreciated over useful life not exceeding remaining और लाइफ ऑफ द रिलेटेड एसेट। जिस एसेट में उसको यूज करने वाले हो, इस इक्विपमेंट की लाइफ 5 साल है, बट जिस एसेट के साथ में इसको यूज करना है तो अब हर साल यूज होते आते रहेंगे ना, हर साल 2 साल 3 साल में आते रहे स्पेयर पार्ट्स। अब एसेट जब हमने खरीदा तब उसकी लाइफ थी 10 साल। ठीक, उसमें कुछ यूज हुए होंगे इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स यूज हुए होंगे, खराब हुए होंगे। अब हमने कोई एक नया स्पेयर पार्ट अभी खरीद के रखा, अब इसकी वैल्यू, अब इसकी लाइफ, उस स्पेयर पार्ट की लाइफ है 5 साल, बट एसेट की लाइफ बची हुई है 3 साल। तो कितने साल में राइट ऑफ करोगे? 3 साल में राइट ऑफ करोगे। बात समझ में आई? ठीक, तो क्या करेंगे हम? इनको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड PPE ट्रीट करेंगे, बट उस एसेट के साथ में, एंड इट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स useful remaining life of the asset for which that equipment or standby equipment or spare parts were purchased. Is it clear? Got this? Then फिर other items of the spare parts and servicing equipment, expense out on use
and unused treated as PPE. Is it clear? ठीक, तो सारे स्पेयर पार्ट्स कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होगा। क्या होने वाले हैं? सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट विल बी PPE। तो जब वो बोलते हैं कि दोज स्पेयर पार्ट्स विच आर ट्रीटेड एज PPE एज पर AS 10, ठीक, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। तो कौन सा स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा? कोई भी नहीं। कौन सा स्पेयर पार्ट AS2 में इंक्लूड होगा? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाय प्रिंसिपल ये इन्वेंट्री है ही नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर? डोंट गो बाय द कंसेप्ट्स दैट इज सर्कुलेटिंग इन द मार्केट, ठीक। इसलिए मैंने चीज जो मैं बता रहा हूं, क्या होगा, जो इर्रेगुलर यूज के हैं, शॉर्ट लाइफ वाले हैं, उनको क्या करेंगे? PPE ट्रीट करेंगे, बट जहां कंज्यूम करा उसको हम एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, बट उसको इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे। विल बी ट्रीटेड एज PPE ओनली, क्योंकि वो इन्वेंट्री तो है ही नहीं। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? विच इज हेल्ड फॉर सेल, बट दीज आर हेल्ड फॉर यूज in connection with property, plant and equipment। प्रोडक्ट बना के बेचने में, मटेरियल में यूज नहीं कर रहे हो, उसको फिक्स एसेट में यूज कर रहे हो। सो कौन से स्पेयर पार्ट विल बी डेल्ट बाय AS2? नथिंग, नो स्पेयर पार्ट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट क्या होगा, जब कंज्यूम कर लेंगे लास्ट वाली कैटेगरी, तो क्या डाल दोगे? P&L में डाल दोगे उसको, बट उससे पहले क्या ट्रीट करते रहोगे? PPE ट्रीट करते रहोगे। इन्वेंट्री उसको ट्रीट नहीं करोगे। गड़बड़ है, वो फंडामेंटल कंसेप्ट ही गड़बड़ है। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक, बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ये पढ़ा नहीं होगा तुमने, अब पता नहीं कितना तुमने उसको रिवाइज कितना करके आए हो, AS 10 जो मैंने पढ़ाया था, ठीक। बट यहाँ पे हमारा ओल्ड AS2, AS2 ओल्ड, AS2 न्यू। ठीक, सब यहाँ पे AS2 ओल्ड क्या बोलता था? अगर तुम देखोगे तो ये वाले जो स्पेयर पार्ट्स थे, जो सेकंड वाले हैं, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट विच कैन बी यूज्ड इन कनेक्शन विद पर्टिकुलर आइटम ऑफ PPE, ठीक, नॉन इंटरचेंजेबल आइटम एंड विच आर हैविंग irregular use will be treated as fixed asset or will be included in the cost of fixed asset and will not be treated as inventory। मतलब जो remaining spare parts हैं, they will be treated as spare part inventory। यही हमारे को बोलने की आदत थी, यही टर्म हम बोला करते थे, spare parts inventory। बट हम इसको spare part inventory नहीं बोलेंगे, वो स्पेयर पार्ट्स हैं, बट विल बी PPE एज पर न्यू AS2, ठीक। शुड राइट E स्पेयर पार्ट्स which can be used
in connection of specific fixed asset or having irregular use will be included or treated as fixed asset. Included or treated as fixed asset. Then जो remaining spare parts हैं, they will be treated as inventory and will be in AS2. ठीक. So write apart from above spare parts, remaining spare parts will be treated as inventory as per AS2. बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर मैं बात करूँ, से फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोजेक्टर की बात करें, प्रोजेक्टर में क्या करते हैं हम ऑफिस में एक आध लैंप जो है स्पेयर में रखते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्टर में जो ख़राब होने वाली चीज़ है वो है इसका लैंप, वही सबसे महंगा है। लैंप है वो 10-12 हज़ार रुपये कॉस्ट होती है एंड वो पर्टिकुलर मॉडल नंबर के हिसाब से साइज़ होता तो इतना छोटा सा ही है लैंप उसका, बट वो जो स्लॉट में अब इसका लैंप मैं उस प्रोजेक्टर में नहीं बिठा सकता, इसका साइज़ अलग है, उसका साइज़ अलग है। तो क्या है, इसके लिए जो लैंप लेके रखा होगा वो अलग है, इसके लिए जो लैंप लेके रखा है वो अलग है। ये क्या है, ये स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री है, बट इसका लैंप इसके साथ यूज़ हो सकता है, इसका लैंप इसी के साथ यूज़ हो सकता है। बात समझ में आई? सो दीज आर इंटरचेंजेबल नहीं है, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। तो हमारा पुराना AS2 क्या बोलता था कि ये जो हमने एक स्पेयर पार्ट रखा है, जो हमने रखा है, इसको कहाँ इंक्लूड कर दो? इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसमें इंक्लूड कर दो। एंड इसके अलावा जितने और स्पेयर पार्ट्स हैं, इसमें और भी चीज़ें लग सकती हैं, से फ्यूज़ होता है उसमें, इसका फ्यूज़ उसमें भी चल जाएगा, एक ही उसके यूज़ होते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं। तो क्या हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हो गई उनको हम क्या बोलेंगे? स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री बोलेंगे, एंड उनके लिए हमारा क्या अप्लाई होगा? AS2 यूज़ होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक। अब यहाँ पे न्यू AS2 क्या बोलता है? न्यू AS2 क्या बोलता है? स्पेयर पार्ट्स which are treated as PPE as per the AS10, new AS10, पुराना AS10 नहीं, new AS10 will not be treated as inventory। बात तो लगभग एक ही जैसी सी करी हुई है, पर बात में मतलब में फ़र्क आता कहाँ से है? AS10 में क्या है उससे फ़र्क आता है। मैं तुम्हारे को लाख AS2 सिखाता रहूँ, जब तक तुम्हारे को AS10 नहीं मालूम, तुम्हारे को ये बात समझेगी नहीं कि वहाँ पे किस स्पेयर पार्ट्स को PPE मान लिया। तो सारे स्पेयर पार्ट्स को PPE मान लिया गया है। तो जो स्पेयर पार्ट्स रेगुलरली यूज होते हैं वो हमारे PPE के हेड में ही रहेंगे। स्पेयर पार्ट्स के हेड में आएगा अंडर PPE। जब कंज्यूम करोगे तो P&L को डेबिट कर दो, जब कंज्यूम करोगे उसको तो P&L को डेबिट कर दो, क्योंकि इन्वेंट्री दिखाने के लिए परचेसेस पहले बताना पड़ता है।
बात समझ में आ रही है? तो जब तुम उन स्पेयर पार्ट्स को खरीदोगे तो स्पेयर पार्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करोगे, एंड वो स्पेयर पार्ट्स कहाँ रहेंगे? बैलेंस शीट में। जब उनको यूज कर डालोगे तो कहाँ चले जाएंगे? P&L में। सो P&L डेबिट टू स्पेयर पार्ट जो कंज्यूम कर लिया, जो बचा हुआ है वो कहाँ है? PPE में, स्पेयर पार्ट्स के हेडिंग में है, सब हेडिंग में। आई बात समझ में? क्लासिफिकेशन उसको करंट एसेट में नहीं, मतलब उसको क्या है, ठीक है भले तुम उसको दिखाओ करंट एसेट्स में, पुराने वाले करंट एसेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर वो कहाँ दिखेगा? वो दिखेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही सब हेड दिखेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्योंकि अब करंट नॉन करंट तो अकॉर्डिंग टू यूज एंड नेचर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड ये भी नहीं पता कि जो स्पेयर पार्ट नट बोल्ट रखे हैं वो इसी साल में कंज्यूम हो भी जाएंगे। लाइफ उसकी नट बोल्ट की 2 साल भी हो सकती है। एक बार लगाया तो 2 साल चलेगा, पर अब मैंने अभी खरीदा और 6 महीने बाद लगा दिया तो मेरे लिए तो कंज्यूम हो गया विद इन 6 मंथ्स ना, पर जब लगाया उसके बाद चलेगा 2 साल। आई बात समझ में? तो क्या वो इन्वेंट्री था? कभी नहीं था। इन्वेंट्री नहीं है, करंट एसेट हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं लास्ट ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ में फिक्स एसेट को भी करंट एसेट में ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि अब तो अकॉर्डिंग टू नेचर एंड फंक्शन क्लासिफिकेशन है, नाम के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनली नाम बड़ा नहीं है, नेचर काबिलियत बड़ी है तुम्हारी, नाम कुछ भी रहे। ठीक ठीक, सब यहाँ पे बात लगभग वैसी सी ही करी है। देखो तो क्या लगता है कि कुछ खास तो डिफरेंस आया नहीं है। लोग ऐसे ही बता रहे हैं कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है, पर खास डिफरेंस आया है। सारे स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री विल नॉट बी इन AS2, विल बी PPE will be dealt by AS10. So here right, जिन्होंने ना न्यू AS10 की ड्राफ्टिंग करी है उन्होंने भी पूरा AS10 पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या यूज करा? स्पेयर पार्ट इन्वेंट्रीज, स्पेयर पार्ट्स विच आर ट्रीटेड एज PPE एज पर AS10 विल नॉट बी। वैसे लिख तो दिया ठीक, कुछ गलत नहीं हुआ उसमें, पर एक लाइन में भी ये भी लिख सकते थे स्पेयर पार्ट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। ठीक है, ड्राफ्टिंग का एक तरीका होता है, ड्राफ्टिंग का एक तरीका होता है सब इवन समझने के बाद में भी कि आसान लैंग्वेज में लिखा तो क्या कीमत बची ना हमारी। ऐसी लैंग्वेज लिखो जो खुद ही दोबारा पढ़े तो समझ में नहीं आए। ठीक ना? राइट स्पेयर पार्ट्स which are treated as PPE as per new AS10, will not be included in inventory as per AS2, इन्वेंट्री एज पर AS2। सो नीचे नोट लिख लो, almost all the spare parts will not be treated as inventory. Write the note. All
spare parts will be treated as PPE with different treatment, therefore spare parts cannot be treated as inventory. Cannot be treated as inventory. वैसे भी इन्वेंट्री होना ही नहीं चाहिए था, कभी भी नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इन्वेंट्री तो क्या है, विच इज हेल्ड फॉर विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, बट हम तो बेचने की इंटेंशन से उसको खरीद ही नहीं रहे हैं, एंड उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट बना के भी नहीं बेच रहे हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक. तब इसमें हमारे पास क्या आ गया कि इनको हमारे स्पेयर पार्ट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री. किसी भी तरीके का स्पेयर पार्ट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री. मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं कोई तो भी इसमें फॉल करेगा ही नहीं, वो सब कहीं ना कहीं पीपीई में ही आ जाएंगे. इज इट क्लियर? देन किसमें उसका क्लासिफिकेशन बदलना पड़ेगा. उसको इन्वेंट्री के हेड में नहीं करोगे, पीपीई स्पेयर पार्ट्स में सिर्फ नाम बदलना पड़ेगा, अमाउंट तो उतना ही रहेगा. बैलेंस शीट का टोटल थोड़ी ना बदलेगा, सिर्फ क्या बदल गया, ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन बदल गया ना उसका. उसको कहाँ पे ग्रुप करा हुआ था तुमने? एंट्री तो खरीदते टाइम पे स्पेयर पार्ट्स टू बैंक ही करी थी ना. सिर्फ तुमने क्या करा था, जब टैली पे अकाउंटिंग कर रहे थे तो उसको कहाँ पे लेके गए थे? इन्वेंट्री में जो ग्रुप था उसको कहाँ पे लिया था? इन्वेंट्री के ग्रुप में लिया था ना उसको, स्पेयर पार्ट्स को. तो उसका ग्रुप बदल के क्या कर दो, फिक्स एसेट कर दो. अगर लाइफ एक से ज़्यादा साल होगी, करा है ना. आओ यहाँ पे वापस से देखें. फर्स्ट, मेजर स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट अलग अलग कैटेगरी हैं. टू बी यूज्ड ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, डेप्रिसिएशन चार्ज करो उस पर. पीपीई आ गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करो. हाँ तो नहीं करते थे ना, इसीलिए तो करेक्ट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. कल हम पढ़ रहे थे ना, फेयर वैल्यू या फिर करेक्ट कॉस्ट जैसे भी है वो हमारे को कंप्यूट करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन. ये सब प्रोस्पेक्टिव ही चेंज होगा, पर कॉस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली निकाल के यहाँ तक लेके आओगे और फिर उसको, और फिर उन्होंने क्या बोला है, हमने कल पढ़ा है ना कार्व आउट. जो बुक वैल्यू है उसको मान लो कि तुम्हारी कॉस्ट है. नहीं तो होना क्या चाहिए, जिस दिन वो स्पेयर पार्ट खरीदा उस दिन की कॉस्ट, अभी तक का डेप्रिसिएशन, वो सब एडजस्ट करके करेक्ट कॉस्ट निकालो. ठीक, और वो बुक वैल्यू लो और आगे उसको डेप्रिशिएट कर दो. बस फिक्स एसेट नहीं, पीपीई बोलेंगे, फिक्स एसेट नहीं बोलेंगे. हाँ तो वो तो क्लासिफिकेशन नॉन करंट में आएगा ना, क्लासिफिकेशन नॉन करंट में आएगा. करंट में भी फिक्स एसेट थियोरेटिकली पॉसिबल है, पीपी आएगा ना करंट में. कुछ जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, जो लास्ट वाली कैटेगरी है, तुम क्या दिखाओगे, करंट एसेट बट अंडर द हेडिंग पीपीई. तुम अभी भी वहीं अटके हो, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस. पुरानी बैलेंस शीट से बाहर निकलो. क्या करना है, तुम जब तक वो पुरानी बैलेंस शीट दिमाग में घूमती रहेगी तब तक तकलीफ करेगी. वहाँ क्या है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस. तो उस बैलेंस शीट में गड़बड़ होती थी कि जिनकी लाइफ 1 साल से कम है उसको मैं फिक्स एसेट
मानूं कैसे? तो हम बोल ही नहीं रहे फिक्स एसेट, हम तो बोल रहे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इवन अ फिक्स एसेट कैन हैव लाइफ लेस देन 1 ईयर. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहीं नहीं लिखा है AS 10 में, नए AS 10 में, की लाइफ 1 साल से ज्यादा ही होनी चाहिए. सिर्फ क्या लिखा है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए एंड कॉस्ट कैन बी असर्टेन्ड रिलायबली. पुराना AS 10 छोड़ो, पुरानी बैलेंस शीट छोड़ो, इनसे बाहर निकलो और नए स्टैंडर्ड पे आओ. नॉन करंट और करंट में ही तो क्लासिफिकेशन होगा. फिक्स एसेट प्राइमरी क्लासिफिकेशन नहीं है. हाँ, तो वो 12 महीने से ज़्यादा है, वो ठीक है, वो तो है. पर मैं तुम्हारे को क्या बता रहा हूँ, पहले क्या था, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस. करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस में तुम फिक्स एसेट नहीं डाल सकते थे, क्योंकि फिक्स एसेट का तो क्लासिफिकेशन ऊपर हो गया. तो क्या करते, मजबूरी थी कि जो स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री है उसको तुम स्पेयर पार्ट्स को कहाँ लेके आओ, नीचे करंट एसेट के उसमें. अब कहाँ लिखो उसको, क्योंकि फिक्स एसेट तो ऊपर लिखा है. तो कहाँ पे मजबूरी थी, उसको कहाँ दिखाते, इन्वेंटरी. तो इस स्टैंडर्ड के साथ में पुरानी बैलेंस शीट डालोगे तो फिर कंफ्यूज. ये स्टैंडर्ड के साथ में नई बैलेंस शीट चलने वाली है. ठीक. दूसरा, फिर स्पेयर पार्ट सर्विसिंग इक्विपमेंट विच कैन बी यूज इन कनेक्शन विद पर्टिकुलर आइटम, नॉन इंटरचेंजेबल. तो क्या है, यू कैन क्लासीफाई या क्लब इट विद दैट एसेट, उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दो, और जैसे ही तुम उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिमेनिंग लाइफ ऑफ दैट एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड. जिसके लिए खरीदा है, जिसके लिए वो स्पेयर पार्ट खरीदा है, उसकी कॉस्ट में ऐड कर दो. तो जैसे ही तुम उसकी कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. नहीं, खरीदने से. हाँ, नया शेड्यूल 3 भी आ गया, जो हमने पढ़ा है, नया भी आ गया रिवाइज्ड इंड AS के साथ में. जो हमने इंड AS 1 पढ़ा है ना, इंड AS 1 वाला शेड्यूल 3 भी आ गया. जिनको इंड AS 1 लग रहा है उनको वो स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी जो हमने पढ़ लिया, वो सब पढ़ लिया हमने, वो छोड़ा नहीं है, वो कर चुके हैं हम. तुम ये मत सोचो कि वो हमारे लिए कुछ चेंज हुआ है. बोला था नोटिफिकेशन आएगा, आ गया है, एंड वहाँ पे रूल्स में चेंज करके उनके लिए वो शेड्यूल 3 बदल दिया गया है, जिनको इंड AS अप्लाई हो रहे हैं. ये तो बड़ा कन्फ्लिक्टिंग होता था ना. मैं उस टाइम पे बोल रहा, जब मैं पढ़ा रहा था, कि ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ होगी और 31 मार्च के पहले नोटिफिकेशन आएगा, आ चुका है. ठीक. जो हमने पढ़ा वो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा. इज इट क्लियर? हाँ. हाँ. देखो फर्स्ट केस में भी जिस दिन से खरीदोगे उस दिन से उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे ओवर यूजफुल लाइफ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द यूज. क्योंकि PPE मान लिया ना तुमने, क्या स्पेयर पार्ट की भी तो लाइफ रखे रखे भी तो खत्म होती है. तुम अगर यूज नहीं भी करो तब भी उसकी लाइफ कई बार खत्म हो जाती है ना. तुम क्या करेंगे, ओवर यूजफुल लाइफ. इज इट क्लियर? वो यूजफुल लाइफ कौन एस्टिमेट करेगा? एंटिटी ही एस्टिमेट करेगी. एंड एस्टिमेट करेंगे वो क्या, कि ये स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल कब होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल एस्टिमेट कि हमारे को 6 महीने में यूज होगा. ये स्पेयर पार्ट रखे हैं तो कभी भी गड़बड़ हो सकती है ना. तो ये सब कौन एस्टिमेट करेगा? एंटिटी. यूजफुल लाइफ कौन निकालेगा? एंटिटी. कि कब वो स्पेयर पार्ट यूज होगा, उसके बाद कितने साल चलेगा. दिस इज टोटल एस्टिमेटेड लाइफ. यू आर गोइंग टू डेप्रिशिएट इट ओवर दैट यूजफुल लाइफ. जब यूटिलाइज करेंगे तब करेंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे उसको, तब तक उसे PPE में सेपरेट हेड में रखेंगे. जैसे ही यूज हुआ उसको P&L को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू PPE.
या वो स्पेयर पार्ट्स आ सकता है, सब आ सकता है, क्योंकि अब जब फिक्स एसेट में ले लिया, पीपीई में ले लिया, तो तुम्हारा इम्पेयरमेंट एटसेट्रा एवरीथिंग विल अप्लाई। जब कंडीशन प्रिवेल करेंगी तो देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक, समझ में आया? इसके बाद में अब इससे रिलेटेड कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट नंबर 8 वाला ले लेते हैं, AS29 का, क्योंकि ये भी जो चेंज है वो AS10 का ही कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। ठीक, तो मैं उसको 8 नंबर है तो वो 8 नंबर ही लिखता हूं जो हमने यहां पे सीक्वेंस करी हुई है। AS29, AS29 क्या है? कंटिजेंसीज, प्रोविजंस, कंटिजेंसीज, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट। प्रोविजन, प्रोविजन, कंटिजेंसीज, कंटिजेंट, contingent liability and contingent assets। अब इसमें क्या चेंजेस हैं? जो हमारा ओल्ड AS29 है, AS29 ओल्ड, AS29 न्यू। AS29 ओल्ड, AS29 न्यू। ठीक, पुराना क्या बोलता था AS29? जो हमारे प्रोविजंस हैं दे शुड नॉट बी डिस्काउंटेड। पूरा पैरा नहीं लिख रहा हूं, बट एक जनरल लाइन, प्रोविजन शुड नॉट बी discounted and should be accounted for at their absolute value। ठीक, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का कोई एक एग्जाम्पल बताओ पुराने में। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी पेबल होती कब है? गवर्नमेंट ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से 5 साल बाद। तो जो हमारे को ग्रेच्युटी पे करनी है उसका जो प्रोविजन है ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो जो भी प्रोविजन निकाला, जो भी हमारे प्रोविजन है, मतलब से फॉर एग्जाम्पल you are having provision for warranty claims, warranty claims। तुमने कार बेची, you give the guarantee for say 3 years, 3 साल वारंटी दी हुई है। अब 3 साल में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो उसको फ्री में रिपेयर करके या रिप्लेस करके देंगे। ठीक, होता है। अभी होंडा ने जो पुरानी कार्स थी उसमें उन्होंने एयर बैग में कुछ दिक्कत थी, एंड मेरे पास में एक होंडा सिटी है 2012 की, उसमें अभी उन्होंने फ़ोन करके बुलाया और उसके एयर बैग्स चेंज करे या उस सेंसर चेंज करे, क्या एग्जैक्टली चेंज करा वो तो मेरे को नहीं मालूम,
ठीक है, एंड उन्होंने चेंज करके दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो वारंटी क्लेम है वो तो 2 साल 3 साल, और मेरे केस में तो 2017 में हुआ, लगभग 5 साल खर्चा हुआ ना कंपनी का। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो क्या होता है, जब हम कार बेच रहे हैं उसी टाइम पे हमारे को इसके लिए एक प्रोविज़न बनाना चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर वारंटी क्लेम्स। फ्यूचर में जब आएंगे, ये मैचिंग कंसेप्ट है कि रेवेन्यू इस साल में 2012 में उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया गाड़ी पे, ठीक से 12 लाख रुपए की गाड़ी है, 12 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके वारंटी क्लेम 3 साल की वारंटी दी है, तो 3 साल में नॉर्मली पहले साल दूसरे साल तो कुछ होता नहीं, तीसरे साल में दूसरे तीसरे साल से दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। ठीक, मेरे को तो दिक्कत आई भी नहीं थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो मेरे को नहीं मालूम कि वो एयरबैग खुलते कि नहीं खुलते, बट हुआ होगा ना, कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी ना, एयरबैग शायद खुले नहीं होंगे। तो अब उन्होंने क्या करा, वो रिप्लेस करके दिया। ठीक, एंड वहाँ पे अब रिप्लेस करके दिया, खर्चा हुआ, कॉस्ट हुई। इसका प्रोविज़न इस तरीके की चीज़ें, अब ये तो मालूम नहीं था कि ये होगा, बट इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रोविज़न कहाँ से? 5 साल का अगर वारंटी दी हुई है तो 5 साल में जो खर्चा हो सकता है उसका प्रोविज़न हमारे को आज बनाना चाहिए। बट ये प्रोविज़न्स हमें डिस्काउंट नहीं करने हैं, इट शुड बी शोन एट देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हमारा AS 29 बोलता है, पुराना वाला, कि इनको प्रोविजंस को भले ही वो 5 साल बाद 3 साल बाद वो खर्चा आना हो, बट हम उनको उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे दिखाएंगे और हम उनको डिस्काउंट नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? गॉट दिस? ठीक, अब हम आते हैं AS 10 पे। AS 10 नहीं, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस पढ़ा था। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कॉस्ट में? PPE की कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा? उसकी जो परचेज प्राइस है, ड्यूटीज, टैक्सेस एंड जो उसके एक्सपेंसेस हैं, दैट मैनेजमेंट थिंग्स, सॉरी, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक इट रेडी फॉर यूज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उस एसेट को उन्हें कैसे यूज करना है। ठीक, अब प्रोजेक्टर है, सीलिंग माउंटेड भी हो सकता है, तुम टेबल पे भी रख सकते हो। कॉन्फ्रेंस रूम में कई बार तुम देखोगे कि टेबल पे भी रखे होते हैं। किसी बड़े होटल में जाओ तो कॉन्फ्रेंस रूम होता है, 2 तरीके से। वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस टेबल होती है उसमें एक प्रोजेक्टर टेबल पे रखा हुआ होता है तो सीधा रखा हुआ है, एक दूसरा होता है सीलिंग माउंटेड, तो उल्टा टांगा जाता है एंड देन इन्वर्ट करा जाता है उसका प्रोजेक्शन को। टेबल पे रख देना, उसमें जो कॉस्ट लगी उसमें कुछ कॉस्ट नहीं लगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ नहीं लगी ना। बट जब तुम उसको सीलिंग पे माउंट करोगे तो स्टैंड लगेगा, सब लगेगा, उसके साथ में कुछ खर्चा होगा ना। तो किसी एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए किसके हिसाब से? मैनेजमेंट के हिसाब से ना, मेरे हिसाब से ना। अगर मैं प्रोजेक्टर खरीद रहा हूं तो उसमें जो खर्चा होगा वो हम इंक्लूड करेंगे। AS 10 किसी ने रिवाइज किया नहीं है आने के पहले? नहीं किया ना, इसलिए वो सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूं और तुम सोच रहे हो ऐसा कब पढ़ा था क्या। सब चीज़ें मैंने बताई हैं तुम्हारे को, ठीक, सब बताया ना। तो अब क्या हुआ, ये तो इंक्लूड हो गया साथ में। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग तो क्या है, हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रही है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या ज्योग्राफी रिकॉर्ड करती है? फिर नहीं, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग उस एसेट की फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करती है। हमने जब इसको इंस्टॉल करा एसेट को, ठीक, तो खर्चा हुआ, जब हम इसको निकालेंगे तो फिर खर्चा होगा।
एंड ये जो निकालने वाले खर्चे हैं ये क्या कहलाते हैं? डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस। मे इंक्लूड साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट। दिस इज जस्ट नॉट साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट, दिस इज डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस। किस चीज के एक्सपेंसेस हैं ये? डीकमीशनिंग के एक्सपेंसेस हैं। तो क्या बोलता है ES 10 प्रॉपर्टी प्लांट ऑफ इक्विपमेंट? क्या बोलता है? एट द टाइम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग PPE इनिशियली वी इंक्लूड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ decommissioning expenses, present value of decommissioning expenses। ठीक, सो ये जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस हैं, क्या करना है? PPE की कॉस्ट में हमें क्या इंक्लूड करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट थिंग, ये क्या है? प्रोविजन है। ये कॉस्ट आज इनकर नहीं हो रही है, ये कॉस्ट इनकर हो रही है आज से 5 साल 10 साल 15 20 साल बाद ये कॉस्ट इनकर हो रही है, तो उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देन अब ये किस पे होगा? present value of decommissioning expenses will use risk-free rate, that is the rate of government securities for the corresponding period। Is it clear? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ये जो डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस है ये हम आज एस्टिमेट करेंगे कि फ्यूचर में कितना होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड उसको इंक्लूड कर देंगे इन द कॉस्ट ऑफ PPE। देन उसके बाद में हम इसकी क्या करते हैं? अनवाइंडिंग करते हैं। ठीक है, एंड ये मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। जो अभी कॉस्ट आने वाली है, अगर मैं आज डीकमीशन करूं सिमिलर प्लांट को, उस पे लगाओ जनरल इन्फ्लेशन रेट, सो उससे निकालो उसकी वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर उसको डिस्काउंट कर दो किस रेट पे? रिस्क फ्री रेट पे। जैसा यहाँ पे हमने क्या करा था? 5 लाख रुपीस की कॉस्ट है, 9% जनरल इन्फ्लेशन है, तो मेरे को क्या मालूम ना 10 साल बाद कितना कॉस्ट लगेगा, तो मैं क्या करूँगा? आज जो कॉस्ट लगती होगी उसको जनरल इन्फ्लेशन से इन्फ्लेट कर दो और उसको फिर रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट कर दो, एंड दैट विल बी द कॉस्ट हियर। एंड फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं? इसको हम अनवाइंडिंग करते हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकाली, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और इसको हम कहाँ पे इंक्लूड कर देंगे? कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? ठीक, फिर इसको अनवाइंड करते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ठीक, इसको रिवर्सल करेंगे और हर साल उसको बढ़ाते चले जाएंगे, एंड दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू कंप्यूट हियर। ठीक है, और ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमने एग्जाम्पल करा था उसका। इज दिस क्लियर? ठीक, मैंने उसमें भले ही वो 2 साल के लिए करके करा हो, ठीक है, ऐसे 10-15 साल कुछ भी हो सकता है, वो तो हमने सीखने के टाइम पे 2 साल करके लिया उसे। ठीक, तो हमारा एग्जिस्टिंग ES 29 क्या बोलता है? किसी भी प्रोविज़न की डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। बट ES 10 PPE बोलता है कि जो डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो कंट्राडिक्शन हो गया ना, क्योंकि ये डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस हैं क्या? प्रोविज़न है ना, तो इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कहाँ डालना पड़ेगा? ES 29 में लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है ES 10 का। इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक, सो राइट, एज पर revised
ES 29 provisions should not be discounted except for decommissioning expenses as per ES 10 PPE. As per ES 10 PPE. ठीक, होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा चेंज आ गया किसमें? ES 29 में। वहाँ पे क्या बोला था कि कोई भी प्रोविज़न को डिस्काउंट नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी प्रोविजंस को डिस्काउंट नहीं करना है। ग्रेचुइटी का प्रोविज़न तो एक्चुअली ऑलरेडी डिस्काउंट होके ही आता है। तुम ग्रेचुइटी का निकालते हो ना, जो एक्चुअली कैलकुलेशन करता है वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ही करता है। ठीक, अगर एक्चुअली से तुम ये भी निकलवाओ ना वारंटी कॉस्ट, तो क्या था, पुराना स्टैंडर्ड सब बदलने हैं, ये सब बदलना है। जब नए इंडियास आ जाएंगे, सब चीज़ें आ जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तो क्या कर रहे हैं, एडहॉक बेसिस पे छुटपुट चेंज कर रहे हैं। दिस शुड एक्चुअली सिट एंड रिवाइज ऑल स्टैंडर्ड्स एट वन गो। सब बदलो, सबको स्ट्रीमलाइन करो। ऐसा वो 1 to 1 करने में ना होती है गड़बड़। ठीक है, फिर क्या है, फिर कुछ नया जब आएगा तो फिर पिछले में फिर इसमें चेंज करो। तो एक बार में सब उठाओ, एक बार में मेहनत करो। हिंदुस्तान में क्या होता है ना, आज का काम चलाओ, कल का कल देखेंगे। इस चक्कर में बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इज इट क्लियर? होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब इसके बाद में जो थर्ड है डेप्रिसिएशन, ES 6। हाँ, वो तुम कल पढ़ चुके हो कार्विन कार्व आउट में, हमने डिस्कस भी कर लिया उसको। कहाँ? IND AS 101, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IND AS। IFRS 1 क्या बोलता है कि जब तुम फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करते हो IFRS को, तो हमारे को उसकी करेक्ट कॉस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली निकालनी है और फेयर वैल्यू निकालनी है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हो। तो उसमें हमारा क्या आ गया था, कार्व आउट आ गया था, वो बुक वैल्यू ले लो। और हमने कल डिस्कस भी करा और ये भी डिस्कस करा था कि इस कार्व आउट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हो तुम, मेरे को ये बताओ। जब आदमी कोशिश करे तो चांद पे भी पहुंच सकता है, मंगल पे भी पहुंच सकता है, तो तुम क्या करेक्ट कॉस्ट नहीं निकाल सकते जिसकी तुम्हारे पास इनवॉइस पड़ी हुई है? फिक्स एसेट ऐसे जादू से थोड़ी ना आया होगा। फिक्स एसेट जादू से थोड़ी ना आया होगा, उसकी इनवॉइस और ये सब पड़ी होंगी ना। तुमने पुरानी भी तो अकाउंटिंग करी है ना, तो क्यों नहीं कर सकते? उनको लगा डिफिकल्ट है, जो बैठे थे कमेटी में। क्वेश्चन ये नहीं पूछते क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ये पूछे ना तो सब चीज़ों के आंसर ज़्यादातर के निकल जाएंगे। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते ना, करो। ठीक है ना, फिर बुक्स में तो चल रहा था ना, ठीक है। एक्सेप्ट एक आध केसेस में चलो 10 साल पहले होगा तो अभी तो बिल्कुल ख़त्म होने की स्टेज पे आ गया होगा, बट फिर भी 10 साल पहले की भी बड़ी कंपनी होगी तो निकल जाता ना डेटा। 90% केस में तो मिल जाता है। 10% एक आध केस मान लिया एक्सेप्शनल, पर एक जनरल वो दे देना कि अभी की एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू मान के उसको कर डालो तो गड़बड़ है ना। क्यों नहीं निकालो करेक्ट कॉस्ट? करेक्ट कॉस्ट निकालो ना। तरीके होते हैं ना, जब काम करना शुरू करते हैं तो कैसा है, ऐसे देखते रहें कि अरे चांद पे जाना तो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, तो नहीं जा सकते। मंगल पे जाना और भी दूर है, नहीं जा सकते। तो बैठ के सोचते रहो तो नहीं जा सकते ना।
ठीक, पानी छू के देखा ठंडा है, नहीं नहा सकते तो बिना नहाए आ गए, पर अगर पानी डालते तो नहा के भी आ सकते थे ना। कष्ट होता है एक बार, पर हो जाता ना। ठीक, बैलेंस शीट साफ सुथरी तो हो जाती। हमने क्या करा, बिना नहाए उठ के आ गए कि पानी ठंडा है। वो रेन कोट वाला जो मोदी ने एग्जाम्पल दिया था कि रेन कोट पहन के नहा रहे हैं, ये वही सब है। हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, वे आउट निकालना। ठीक, इसीलिए NFRA बनना चाहिए। क्या होता है, हर आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से रूल्स बना देता है। नाउ अब ये AS4 पे बाद में आता हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ा लंबा डिस्कशन चलेगा। ठीक, इस पे बाद में आता हूँ। AS6, ये हमारा थर्ड AS6 क्या हो गया, डिलीटेड। एंड covered in new AS10 property, plant and equipment. Property, plant and equipment. ठीक।